everyone, how are you all doing? I hope you all are alright, and today we are going to start off with the chapter number 4, structure of the atom. ठीक है, सो लास्ट क्लास में तो हमने ऑलरेडी ये चैप्टर स्टार्ट कर ही दिया था. आज है हमारा पार्ट नंबर 2 ऑफ द चैप्टर. ठीक है, अब ये चैप्टर ना, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इस चैप्टर की अगर आप इतनी डेप्थ में जाओगे ना, अच्छे से, जितनी आपकी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट भी है और आपके एग्ज़ाम में भी आएगी, अगर हर एक पॉइंट आपने अच्छे से समझ लिया, सो इससे इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको कोई नहीं लगेगा. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. लास्ट क्लास में बेसिकली हमने थॉमसन का मॉडल देखा था, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. और देखिए मॉडल्स क्या होता है. अब आगे जैसे हम चलेंगे, पहले हमने पढ़ा थॉमसन मॉडल, उसके बाद हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, फिर हम पढ़ेंगे बोहर मॉडल, और ऐसे ऐसे करके हायर क्लासेस में भी आप कुछ मॉडल्स पढ़ोगे, उनकी डिटेल्स पढ़ोगे. सो बेसिकली ये मॉडल्स आखिर होते क्या हैं और क्या ज़रूरत है मॉडल्स बनाने की. तो देखिए, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, कुछ बच्चों के में तो आया होगा कि भाई थॉमसन मॉडल अगर हमने पढ़ लिया, सो हमारी बुक में एक और मॉडल दे रखा है, रदरफोर्ड मॉडल. उसके बाद भी एक और मॉडल है, बोहर्स मॉडल. इन सभी मॉडल्स की रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, कोई भी चीज़ डिस्कवर होती है, सो कभी भी एक बार में परफेक्शन नहीं आती. क्यों नहीं आती? देखो, पहले के टाइम पे कम टेक्नोलॉजी होती थी, मानते हो सभी? कम टेक्नोलॉजी, जैसे कि माइक्रोस्कोप नहीं है या फिर इतनी सारी एडवांसमेंट नहीं है. अब उन्होंने जिस तरीके से प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, उसके बाद आगे और ज़्यादा उनकी डेप्थ में चलने लगे कि भाई हाँ, प्रोटॉन के अंदर और भी चीज़ें हैं या नहीं हैं. प्रोटॉन के अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी. सो वो हमें पता लगता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है. सो थॉमसन मॉडल सबसे पहले आया. उसके बाद क्या हुआ कि भाई एटम को और हमने डीप में समझा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे. सो हमें पता लगा कि जो थॉमसन मॉडल है, यानी कि जो थॉमसन जी ने हमें ये मॉडल दिया था, वो हमें इस एक्सपेरिमेंट को समझा नहीं पा रहा. ठीक है, वो हमारे इस क्राइटेरिया को, जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ है उसके बेसिस पे वो फुलफिल नहीं हो पा रहा. ओके, उसके बाद हमने सोचा कि अगर इस तरीके का एक्सपेरिमेंट हुआ है, सो ज़रूर एटम में कुछ ना कुछ इस टाइप का प्रेजेंट होगा. ओके, सो इस तरीके से एटम के मॉडल्स बने. पहले थॉमसन मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड जी ने कोशिश करी मॉडल देने की, रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर बोहर मॉडल आया. ठीक है, सो ये सभी, आज हम रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस करेंगे. लास्ट क्लास में हमने थॉमसन मॉडल डिस्कस करा है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. Okay, so our model Ernst Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. अब सभी को ये पता लगा कि ये जो एटम है ना, देखो पहले क्या पता था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से सबको ये पता था. आप सभी ने आई होप पढ़ी होगी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से सभी को, पहले स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं. ठीक है, पहले सभी को ये लगता था कि जो मैटर होता है, ठीक है, मैटर आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका मास हो या फिर वो किसी वॉल्यूम में प्रेजेंट हो, जिसको हम फील कर सकते हैं. ओके, सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से सबको लगता था कि जो मैटर होता है ना, मैटर को और आप डिविजिबल होता जाएगा, मतलब मैटर क्या है, डिविजिबल है. ठीक है, अब उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, दैट इज द एटम. और एटम अब क्या हो गया, एटम होता है इंडिविजिबल. एटम को हम फर्दर पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ओके, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई. ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब जो पार्टिकल्स हमारे एटम्स में प्रेजेंट हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स. उनसे पता लगा कि भाई एटम के अंदर भी चीज़ें हैं. ठीक है, किस चीज़ से, सब एटॉमिक
पार्टिकल से, यानी कि एटम के अंदर भी छोटी छोटी चीज़ें प्रेजेंट हैं। सो एटम के अंदर जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इस बात से ये क्लियर हुआ कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने जो हमें बताया था, क्या बताया था कि एटम क्या होते हैं, इनडिविजिबल। सो इनडिविजिबल का आयन हटा दो, एटम होते हैं डिविजिबल। क्लियर है। अब इसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल गए। अब हमें क्या है भाई, एटम के अंदर जब ये पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं ये जानने की क्यूरियोसिटी है अब डिफरेंट साइंटिस्ट को। सो इसी तरीके से जो रदरफोर्ड थे उनको भी ये जानना था कि भाई एक एटम के अंदर किस तरीके से पार्टिकल्स वगैरह अरेंज्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स कैसे अरेंज्ड हैं। सो उस चीज़ के लिए रदरफोर्ड जी ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करा। इस एक्सपेरिमेंट में जो फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स, अभी मैं आपको बताऊंगी अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, अब पहले हम ये जान लेते हैं कि ये अल्फ़ा पार्टिकल्स होते क्या हैं, ठीक है। सो अब क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम है, ओके। हाइड्रोजन एटम एक एटम है, आपके पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं हीलियम एटम की, सो हीलियम एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 2, ठीक है। 2 होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि हीलियम एटम के पास 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, चलिए देखते हैं। एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब अगर कोई न्यूट्रल स्पीशी है, फॉर एग्जांपल हीलियम एटम की अगर मैं बात करूं, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, नो चार्ज मीन्स नो चार्ज, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हो मैंने हीलियम के ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं लगाया। इसका मतलब क्या है, मतलब कि हीलियम एटम न्यूट्रल है, कोई ओवरऑल चार्ज प्रेजेंट नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे। सो यहाँ से मैं कह सकती हूँ, क्योंकि एटॉमिक नंबर हीलियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है और 4 क्या है, ये मास नंबर, इसकी अभी आपको डिटेल्स में नहीं जाना, ठीक है। सो ये 2, यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे हीलियम एटम में प्रेजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि भाई हम तो अल्फा पार्टिकल्स की बात कर रहे थे, ये हीलियम एटम कहाँ से आ गया। ओके, देखो अब ये जो हीलियम एटम है ना, अब हीलियम एटम से अगर हम ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको बाहर कर दें, ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम एटम में प्रेजेंट है, अगर हम इनको बाहर कर दें तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोटॉन्स बचेंगे। क्या बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोटॉन्स बचेंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चों को न्यूट्रॉन्स के बारे में भी पता होगा। सो न्यूट्रॉन भी होते हैं हीलियम में, 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जिनको अभी नहीं पता न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सो अभी इस चीज़ के डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई। रदरफोर्ड जी के अकॉर्डिंग, थॉमसन के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ रहे हैं, इस टाइम तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अभी नहीं हुई, ठीक है। सो हम इसी टाइम पीरियड में चलेंगे, ठीक है। अभी हमें ये नहीं जानना कि न्यूट्रॉन है, ये है, वो है, नहीं, सिर्फ हमें इतना पता है कि 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हीलियम में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। सो जब किसी भी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। अगर किसी भी चीज़ से नेगेटिव चार्ज चला जाएगा और उसके पास पॉजिटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन्स, सो पॉजिटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज चला गया, सो ओवरऑल +2 का चार्ज हमारे हीलियम एटम पे आ जाता है। क्लियर है सभी को, ये हम आगे डीप में पढ़ेंगे, ये सब क्या होता है, कैसे होता है ये, ठीक है, किस तरीके से गए, वो इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। क्लियर है। सो ये जो +2 का चार्ज आए ना हमारे अब हीलियम एटम पे, ठीक है, He+2। अब ये He+2 जो है, हीलियम +2, इसी को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्लियर है। सो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम पे +2 चार्ज होना ही अल्फा पार्टिकल होता है, ठीक है।
सो अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। सो ये क्या है, उनके एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, ठीक है। ये वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये बेसिकली सेटअप बता रहे हैं हमने क्या क्या किया, ठीक है। सो अल्फा पार्टिकल्स लिए, अल्फा पार्टिकल्स को एक पतली सी गोल्ड फॉइल पे, और वो जो गोल्ड फॉइल है ना, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होती है ना जिसमें आप अपना खाना रैप करके लेके जाते हो स्कूल में या कहीं पर भी आप जब जाते हो। सो एल्यूमिनियम फॉइल कितनी पतली होती है, राइट, बहुत कम थिकनेस होती है। अब गोल्ड की अगर मैं बात करूँ, सो गोल्ड क्या है, सबसे ज़्यादा मेलिएबिलिटी किसकी होती है, गोल्ड की। मेलिएबिलिटी मतलब मेलिएबल होता है किसी भी मेटल को जब हम उसके थिन थिन शीट्स में बना सकें, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी, ठीक है। सो गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल होता है, इसीलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल यूज़ करी थी। क्लियर है सभी को। क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में, भाई गोल्ड फॉइल क्यों, गोल्ड तो बड़ा महंगा होता है, गोल्ड यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ कि गोल्ड क्या है, सबसे ज़्यादा मेलिएबल है। उसकी शीट हम सबसे पतली, मतलब बिल्कुल थिन शीट हम उसकी बना सकते हैं, और जितने थिन शीट होगी उतना ही अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है। सो he selected a gold foil because he wanted as thin a layer as possible. This gold foil was about 1000 atoms thick. कितनी थिक थी, 1000 atoms thick. अब देख रहे हो कितनी थिक थी, काफ़ी कम थिकनेस है ये। एटम्स इतने छोटे होते हैं कि हम किसी भी चीज़ में, इस पेन में अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स की बात करूँ तो बहुत सारे एटम्स होंगे, और उनके गोल्ड फॉइल पे कितने थे, सिर्फ और सिर्फ 1000 एटम्स। इतनी पतली उनकी गोल्ड फॉइल थी, यानी कि थिकनेस काफ़ी कम थी गोल्ड फॉइल की। क्लियर है सभी को। अब ये अल्फा पार्टिकल्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर के साथ हमने जो लिखा था उसके ऊपर रेड कलर आ गया था, है ना। सो अब आप इसको नोट कर सकते हो कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये रफ ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया। क्लियर है, ओके ओके। सो ये यहाँ पर हमारा आ गया क्वेश्चन कि हमने गोल्ड फॉइल को ही यूज़ क्यों किया, ठीक है। आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि गोल्ड फॉइल को ही यूज़ क्यों किया, ठीक है। सो वो मैंने आपको पहले भी बताया था, और यहाँ पे देख लो, गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल। आप 10th क्लास में और डीप में पढ़ोगे कि ये मेलिएबल होता क्या है, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको बताया वही चीज़ है, ओके। अब देखो, ये भी आप लिख सकते हो, अगर वाई गोल्ड पूछा 1 मार्क में आए तो आप ये लिख सकते हो। साथ ही साथ ये भी लिख सकते हो कि जो उन्होंने फॉइल ली थी ना, किसने, रदरफोर्ड ने, अर्नस्ट रदरफोर्ड ने जो गोल्ड फॉइल ली थी, दैट वाज ओनली 1000 एटम्स थिक, ठीक है, ओके। नाउ अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस, ठीक है। अब यहाँ बता रखा है कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, हीलियम के ऊपर जब +2 चार्ज आ जाता है, सो वो क्या बन जाता है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। सो हीलियम और +2 चार्ज, क्लियर है। सो यहाँ से क्या हुआ, डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस। अब ये आयंस क्या होते हैं, एटम्स अभी तक हमने समझा था, ये आयंस क्या होते हैं। सो बेसिकली जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ठीक है, सो वो एटम नहीं रहता, फिर वो आयन बन जाता है। यानी कि देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास पहले था हीलियम का एटम, ठीक है, जहाँ मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हो गया यानी कि नेगेटिव चार्ज का रिमूवल हो गया। सो हीलियम पे आ गया +2 चार्ज। अब देखो ये क्या बन गई, एक चार्ज स्पीशी। अब ये जो चार्ज स्पीशी है, हम इसको एटम नहीं बल्कि आयन कहेंगे, ठीक है। अब इसको हम आयन कहेंगे। और किस चीज़ का आयन है, हीलियम का आयन है, क्लियर है। सो He+2 क्या हो गया, डबली चार्ज्ड हीलियम आयन, ओके। Since they have a mass of 4 unit, the fast moving alpha particles have a considerable amount of energy.
अब देखो, किसी भी चीज़ का अगर मास कम होता है, अब डेली लाइफ में आप इस चीज़ को विजुअलाइज करना, अभी सोचो और फिर बाद में कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखना, ऑब्जर्वेशन भी साथ साथ हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी चीज़ का मास बहुत कम है, कोई छोटी सी चीज़ है, जैसे वो छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, है ना, छोटी छोटी जो बॉल होती है, आई होप उनसे आप खेले होंगे पहले बचपन में भी। सो उनका मास काफ़ी कम होता है, वो काफ़ी छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, और यहाँ तो उनके पास चार्ज भी है, हम अल्फा पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो। ठीक है, सो वो इतनी छोटी है, पहली बात तो सिर्फ 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन्स भी हमने गायब कर दिए। सो उनके पास जो एनर्जी होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वो काफ़ी स्पीड से चल सकते हैं, मतलब काफ़ी स्पीड होती है उनके अंदर, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, It was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atoms. अब देखो, एक्सपेक्ट क्या किया था कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो जो गोल्ड फॉइल के जो एटम्स हैं, जो हमने गोल्ड फॉइल ली है, उसमें जो एटम्स हैं, वो अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स इतनी स्पीड से जा रहे हैं, उनको क्या कर देंगे, डिफ्लेक्ट कर देंगे। देखते हैं एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी में क्या हुआ। ठीक है, ओके। सो जब तक आप क्या करो, हम कोई भी स्लाइड कर रहे हैं, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करो और वो सब रीड करके दोबारा कोशिश करो सब कुछ समझने की। ठीक है, कोई डाउट है तो आप उसको रीप्ले कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, अब मैंने क्या कहा, अब एक्सपेक्टेशन क्या थी कि वो क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे अल्फा पार्टिकल्स को, जो हमारे गोल्ड फॉइल के, गोल्ड को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, AU। ठीक है, गोल्ड फॉइल के जो एटम्स हैं वो अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था हमारा, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, सो दैट गिव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड, यानी कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बिल्कुल मतलब आप ये कह सकते हो कि बिल्कुल अलग रिजल्ट थे। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वेशंस आप देखोगे, पहली क्या है कि जो मोस्ट ऑफ दी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट चले गए थे गोल्ड फॉइल से। मोस्ट ऑफ दी फास्ट मूविंग अल्फा, यहाँ से अल्फा गायब हो गया है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू दी गोल्ड फॉइल। ठीक है, इतनी जो फास्ट मूविंग हमारी जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे हमारी गोल्ड फॉइल से चले गए थे। ठीक है, यानी कि वहाँ कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। जो हमने सोचा था कि ये जो गोल्ड के एटम्स हैं, ठीक है, गोल्ड के जो एटम्स हैं वो डिफ्लेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने ये क्यों सोचा कि वो डिफ्लेक्ट करेंगे, चलिए इस चीज़ को जानते हैं पहले। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ के एटम में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, सो अल्फा पार्टिकल्स तो है ही जिनके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, हीलियम का डबली चार्ज आयन जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, और गोल्ड एटम के पास हमारे प्रोटॉन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक है, अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स इतनी स्पीड से हमारे गोल्ड एटम के पास जा रहा है, सो गोल्ड एटम के जो प्रोटॉन्स हैं वो क्या करेंगे, क्या करते हैं, देखो जो सेम चार्ज होता है ना, या फिर आप लिख सकते हो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स। ठीक है, ऐसा होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। यानी कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इकट्ठे प्रेजेंट होंगे तो वो अट्रैक्शन शो करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा। ठीक है, क्या होगा, अट्रैक्शन। यहीं पर अगर मैं बात करूं हमारे प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स की, यानी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज की, या फिर नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज की, सो क्या होगा, यहाँ रिपल्शंस होती हैं। ठीक है, अट्रैक्शन नहीं होती।
लाइक चार्जेस मतलब जो सेम चार्जेस हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, वो रिपेल करते हैं, रिपल्शन वाला फोर्स वहाँ पर लगता है। क्लियर है? और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी कि अनलाइक मीन्स एक अलग है दोनों के दोनों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्लियर है सभी को? सो हमारी एक्सपेक्टेशन वो इसीलिए बनी थी कि भाई ये डिफ्लेक्शन इसीलिए होंगे क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स के पास प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, और गोल्ड एटम के पास भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। सो ये दोनों क्या करेंगे? रिपल्शन शो करेंगे, डिफ्लेक्शन होगी। लेकिन नहीं हुआ ऐसा, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। जितने हमारे जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे बहुत सारे तो अनडिफ्लेक्टेड सीधे सीधे चले गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। क्लियर है? अब चलते हैं सेकेंड ऑब्जर्वेशन पे। जब तक आप वीडियो को पॉज करो और इन सभी चीज़ों को रीड करो। ओके, सो हमारी सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या कह रही है कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे, ठीक है, यहाँ अल्फा लिख लेना, कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो गए थे फॉइल से बाय सम एंगल्स। अब देखो फॉइल जो है वो हमारी है गोल्ड फॉइल, और वो भी इतनी पतली है, मतलब थिकनेस काफ़ी कम है उस फॉइल की, तो उससे क्या होगा? देखो अगर आप अब एज्यूम करो कि आपके पास है एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है, क्या है? एल्यूमिनियम फॉइल, और उसके ऊपर अब बहुत स्पीड से एक छोटा सा कुछ भी आप ले सकते हो, जैसे कि बुलेट फायर कर सकते हो, ठीक है, जस्ट फॉर एजम्पशन। आप इस चीज़ को सोचो, ठीक है, विजुअलाइज करो, फिर आप मुझे बताना क्या होगा जब हमारे पास कोई एल्यूमिनियम की फॉइल होगी और बहुत ही स्पीड से, क्योंकि बुलेट क्या होती है काफ़ी छोटी होती है और बहुत स्पीड से आती है, ठीक है। सो जब वो उस एल्यूमिनियम की शीट पर जाएगी सो क्या होगा? वो उसको क्रॉस करके चली जाएगी। यही है एक्सपेक्टेशंस, तो ऐसा ही होना चाहिए। वो जो शीट है वो इतनी पतली है और ऊपर से जो हमारी जो बुलेट हमने ली है वो बुलेट क्या है? छोटी भी है, प्लस उसके पास स्पीड भी ज़्यादा है। उसी तरीके से हमने जो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए हैं वो छोटे भी हैं, उनकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है। और हमारी जो गोल्ड फॉइल है, ठीक है, गोल्ड फॉइल्स तो एल्यूमिनियम फॉइल से भी ज़्यादा पतली होती है, यानी कि थिकनेस कम होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए थे फॉइल से कुछ एंगल बना के, ओके, ठीक है, कि कुछ ही अल्फ़ा पार्टिकल्स का ऐसा हुआ कि वो फॉइल के पास, अभी हम देखेंगे ऊपर, ओके। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रीबाउंड। अब ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि भाई डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, कुछ सीधे सीधे चले गए, ठीक है, वो भी चलता है, डिफ्लेक्ट भी हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो इतनी स्पीड में जो बुलेट जा रही थी हमारी एल्यूमिनियम फॉइल के पास, वो वापस आ जाए, रीबाउंड, यानी कि वापस आ जाना, ऐसा तो मतलब एक्सपेक्टेशंस थी ही नहीं। सो ये हमारी क्या हुई? ऑब्जर्वेशंस हुई, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो अब इन ऑब्जर्वेशन से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं वो अभी हम देखेंगे। जब तक आप यहाँ पर स्क्रीन वीडियो को पॉज करो और इन सभी ऑब्जर्वेशंस को रीड करो, ठीक है। तो अब ये देखो, जो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसका सेटअप आप देख सकते हो, वो कुछ इस तरीके का था। किसका? अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है? रदरफोर्ड मॉडल जो मिला था जिस एक्सपेरिमेंट से, जो ये कंक्लूजन्स हैं जहाँ से मिले, वो जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था वही है अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो मान लो कि हमारे पास क्या है? ये है एक सोर्स, ठीक है, ये है हमारे पास एक सोर्स, और सोर्स किस चीज़ का होगा? ऑफ कोर्स हम यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट कर रहे हैं, सो यहाँ से निकलेंगे हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है। अब यहाँ आप ध्यान से देखो, सोर्स अल्फ़ा पार्टिकल्स का है, यहाँ पर अब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स इस तरीके से सारी डायरेक्शंस में निकलेंगे, लेकिन अब इन सभी को रिमूव कर देते हैं। यहाँ आप देखो, ये जो साइड में ये सर्कुलर सी आप देख पा रहे हो, ठीक है, सर्कुलर सी प्लेट लगा रखी है साइड में, वो क्यों लगाई है वो भी अभी बताऊंगी मैं आपको। अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ स्पेस छोड़ रखा है, वो किस लिए है?
ताकि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर जा सकें, इस हमारी गोल्ड फॉइल के पास जा सकें। ठीक है, दिस इज गोल्ड फॉइल। ओके, सो इस तरीके का कुछ सेटअप होता है जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स जाएंगे। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पर ये सर्कुलर सी साइड में प्लेट लगाई है वो इसीलिए लगाई है ताकि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मान लो यहाँ गए, सो हमने कहा कि कुछ डिफ्लेक्ट हो गए हैं, ठीक है, कुछ स्ट्रेट चले गए हैं, कुछ वापस भी आए हैं। सो इस सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए कैसे पता लगेगा हमें, जब वो हमें स्ट्राइक होते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, अगर स्ट्राइक होते हुए नज़र ही नहीं आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ जाके स्ट्राइक हुए, तो हम कैसे बताएंगे कितने पार्टिकल सीधे गए हैं, कितने डिफ्लेक्ट हुए हैं, कुछ नहीं पता लगेगा, राइट। इसीलिए यहाँ पर हम करते हैं जिंक सल्फाइड की कोटिंग। जिंक सल्फाइड क्या होता है? जिंक सल्फाइड देखो ZINC, जिंक एंड सल्फाइड। यहाँ पर बेसिकली जिंक सल्फाइड से ये होता है कि जो ये एक तरह से कोई भी चीज़ जब जिंक सल्फाइड की कोटिंग को, स्क्रीन को टच करती है, वहाँ पर एक फ्लैश प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है, जिससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर जब लाइट प्रोड्यूस हुई यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन आया है, मतलब अल्फा पार्टिकल आया है। ठीक है, नॉट इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। सो इस तरीके का कुछ हमारा सेटअप हुआ है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, और जो हमने बीच में वो येलो कलर से दिखाई थी ना फॉइल, दैट वाज गोल्ड फॉइल। ठीक है, अब देखो, अब ये है हमारी ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस में क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे जो पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड चले गए। सो ये सभी क्या है? अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, ये जो हम एरो शो कर रहे हैं ये किसके लिए शो कर रहे हैं? अल्फा पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, जो हमने सोर्स अभी दिखाया था डायग्राम में, जो हमने रफ डायग्राम बनाया था, वहाँ से अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे। ठीक है, सो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, अब जैसा कि हमने अभी रीड किया था ऑब्जर्वेशंस में क्या हुआ था कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स हमने एमिट किए थे, उस सोर्स में से एमिट हुए थे, उसमें से काफ़ी सारे अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन को शो करे सीधा सीधा चले गए। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पर बिना किसी डिफ्लेक्शन के ये पार्टिकल सीधा सीधा चले गए। ठीक है, अब यहाँ ऑब्जर्व करो कि साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सभी अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहे, सीधे सीधे जा रहे हैं, नहीं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन भी शो करते हैं कुछ एंगल्स पे। ठीक है, जैसे ये अल्फा पार्टिकल गया, ठीक है, यहाँ कुछ एंगल पे डिफ्लेक्शन हुई। ठीक है, इसी तरीके से कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो कि बहुत कम होते हैं, जिनका नंबर, वो इस तरीके के भी होते हैं कि वो जाते हैं हमारे गोल्ड फॉइल के पास और सीधा बिना किसी डिफ्लेक्शन के, मतलब डायरेक्टली वो जा रहे हैं, वो पाथ स्ट्रेट फॉलो नहीं करेंगे, वापस आ जाएंगे। ठीक है, वो अपनी पोजीशन से जहाँ पर वो हिट हुए वहाँ से रीबाउंड कर लेते हैं। ठीक है, सो ये थी हमारी ऑब्जर्वेशंस। चलो, अब इन ऑब्जर्वेशन से क्या पता लगता है, कुछ सोचो आप सभी। क्या हुआ? हमने कहा कि भाई बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो गोल्ड फॉइल से चले गए बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करी। अब मान लो हमारे पास एक ऐसी चीज़ है, लेट्स सपोज एक खाली चीज़ है हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल खाली है जो, ठीक है, और यहाँ उस खाली चीज़ से अगर मैं कोई भी रे, पार्टिकल, कुछ भी अगर फेंकती हूँ, ठीक है, इस तरीके से, सो वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के आसानी से चली जाएगी, सीधा सीधा अपना पाथ फॉलो करेगी। क्यों? क्योंकि उसकी हिंड्रेंस क्रिएट करने के लिए कोई है ही नहीं। ठीक है, वहाँ पर कोई उसको हिंड्रेंस क्रिएट ही नहीं हो रही है ना, सो वो सीधा सीधा अपना पाथ फॉलो करते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन कह रही है कि वो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं। सो जब वो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है ये कि ये जो हमारी चीज़ है ना, ये सिर्फ अकेली प्रेजेंट नहीं है, यहाँ मान लो कोई एक भारी सी चीज़ और प्रेजेंट है बीच में। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल और ले लेंगे इस चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, अब यहाँ मैंने क्या किया, अब मैंने जब कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ से एमिट करा, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल ही मान लो, अल्फा पार्टिकल जब मैंने अब यहाँ से एमिट किया, सो क्या होगा, वो यहाँ से जाकर अगर इसके किसी कॉर्नर को टच कर रहा है, इस भारी सी चीज़ के कॉर्नर को, तो वो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है,
ओके, सो सेकेंड ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन आता है कि कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी भारी सी है जिसको मतलब साइड से टच करके मान लो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सो थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और वहीं पर नॉट इलेक्ट्रॉन, दैट इज अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ध्यान देना, अल्फा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। वहीं पर अगर मैं बात करूं, हमारा अगर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेटली हमारे इस ये हैवी बॉडी जो है, ये क्या है, हैवी बॉडी, ठीक है, इस हैवी बॉडी को जाकर अगर जाएगी, बिल्कुल रे डायरेक्टली इस पे टच करेगी, सो वो बिल्कुल कोई भी भाई बहुत भारी चीज़ है, सो उसके ऊपर कोई रे वगैरह जाएगी, सो उसी पाथ पे वापस रीबाउंड हो जाएगी। सो ये थे हमारे कुछ कंक्लूजन्स जो हमें इन ऑब्जर्वेशन से मिले। अब क्योंकि यहाँ पर हमने गोल्ड फॉइल ली है जिसके अंदर एटम्स हैं, सो ये सारी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, जो हमने समझा था, जो हमने कंक्लूजन निकाले थे, वो सभी ट्रू होते हैं एक एटम के लिए। मतलब कि एक एटम के अंदर हमें ये पता लग गया कि बहुत सारा खाली स्पेस होता है, ठीक है, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है एटम के अंदर। साथ ही में एक ऐसी भारी चीज़ प्रेजेंट होती है जो कि इतनी भारी होती है और साथ ही साथ उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव को रिपेल करता है। सो अगर ये जो अल्फा पार्टिकल्स गए हैं, ठीक है, अगर ये अल्फा पार्टिकल्स गए हैं और बिना किसी डिफ्लेक्शन के वापस उसी पाथ को फॉलो करके आ रहे हैं, यानी कि वहाँ कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। क्लियर है? सभी को क्लियर हुआ? ये था एक्सपेरिमेंट। जब हमने ऑब्जर्वेशंस करी तो कंक्लूजन्स कुछ इस टाइप के निकले। चलिए रीड करते हैं, ठीक है। Let us think of an activity in an open field to understand the implications of this experiment. ठीक है, अब यहाँ हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, थोड़ा विजुअलाइज करेंगे, फिर हमें ये एक्सपेरिमेंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Let a child stand in front of a wall with his eyes closed. ठीक है, एक बच्चे को मान लो कि एक दीवार के सामने खड़ा है अपनी आंखें बंद करके। ओके, Let him throw stones at the wall from a distance. He sound when each stone strikes the wall. If he repeats this 10 times, he will hear the sound 10 times. But if a blindfolded were to throw stones, इस कंडीशन में आपको एग्जाम्पल लेना है एक ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड का, यानी कि जिसने आंखों पे पट्टी बांध रखी है और वो क्या कर रहा है, स्टोन्स को फेंकता है एक बार्ब्ड वायर फेंस पे। सो उससे क्या होगा, जो मोस्ट ऑफ दी स्टोन्स होंगे दे विल नॉट हिट दी फेंसिंग एंड नो साउंड वुड बी हर्ड। ठीक है, जब वो एक फेंसिंग, अब फेंसिंग का आप सभी को पता होगा, ठीक है। सो फेंसिंग पे अगर वो कोई बच्चा है आंख पे पट्टी बांध के खड़ा है और वो पत्थर मार रहा है, ठीक है, सो काफ़ी सारे स्टोन्स ऐसे होंगे कि भाई वो फेंसिंग जो लगी हुई है ना, फेंसिंग जो हो रखी है उस पर स्ट्राइक ना करें वो, ठीक है। सो अगर स्ट्राइक नहीं करेंगे कहीं पर तो साउंड भी नहीं आएगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। सो ये था कुछ ऐसा। देखो अब यहाँ से क्या हुआ कि 10 बार रिपीट करा, सो 10 बार हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर साउंड इसीलिए प्रोड्यूस होती है जब वो किसी चीज़ को हिट करती है, ठीक है। अब वॉल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सो वॉल में तो एम्प्टी स्पेस नहीं है, ठीक है। वॉल में तो, दीवार में तो हम जितनी बार मार रहे हैं उस पत्थर को उतनी ही बार आवाज़ हमें सुनने को मिल रही है। लेकिन फेंसिंग में जो है एम्प्टी स्पेस भी अवेलेबल है। सो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो पत्थर है वो इन्हीं स्पेसेस पे, इन्हीं पॉइंट्स पे जाके लगे, राइट। इसीलिए सो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, जब हमारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं अगर वो अनडिफ्लेक्टेड चले गए, ठीक है, यानी कि कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हुई, अगर अनडिफ्लेक्टेड चले गए, सो क्या है, वहाँ पर स्पेस अवेलेबल है। और हमारा अगर पत्थर है, दीवार पे मारते हो, बॉल को दीवार पे मारते हो तो वापस आती है, ठीक है, रीबाउंड होती है, ओके। सो इसी तरीके से जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो भी रीबाउंड होते हैं और दीवार के पास काफ़ी सारा मास है। इसी तरीके से एटम के अंदर भी मास प्रेजेंट होगा, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है। सो ये थी कुछ आपकी एक्टिविटीज़ जिससे आप समझ सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को। अब यहाँ पे देखो रीज़न क्या दे रखा है, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ गैप्स इन द फेंस विच अलाउ दी स्टोन टू पास थ्रू देम। इतने सारे गैप्स हैं, उनसे स्टोन आसानी से चला जाता है, सो कोई आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होती। क्लियर है?
अब इसी तरीके से इसी रीजनिंग को फॉलो करते हुए रदरफोर्ड जी हैं, उन्होंने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन्स लिए थे वो ये हैं, ठीक है। Most of the space inside the atom is empty because most of the gold foil without getting deflected. Because most of the alpha particles from the gold foil passes without deflecting, ठीक है। ऐसा है कि यहाँ क्या हुआ कि बहुत सारा स्पेस जो है एम्प्टी है, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया एम्प्टी क्यों कहा, ऐसा कंक्लूजन्स क्यों बताया, क्योंकि वहाँ पे जितने भी अल्फा पार्टिकल्स है उसमें से काफ़ी सारे अल्फा पार्टिकल तो इसी तरीके से जा रहे थे बिना किसी डिफ्लेक्शन को शो किए, राइट। सेकेंड कंक्लूजन क्या कहता है, very few alpha particles deflected from their path, indicated that the positive charge of the atom occupies. अब देखो मैंने आपको बताया था डिफ्लेक्शन क्यों हुई, पॉजिटिव चार्ज की वजह से होती है, ठीक है। सो जब डिफ्लेक्शन ही इतनी कम हुई है, सो इससे क्या पता लगेगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो काफ़ी कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। वो काफ़ी कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जो पॉजिटिव चार्ज होगा। A very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree, ठीक है। 180 डिग्री मतलब पूरा अपने जिस लाइन से वो गए थे, जिस पाथ से, उसी से वापस डिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से वो आ गए, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. अब देखो अगर वो किसी चीज़ को हिट करके वापस गए हैं, ठीक है, सो वो ऑफकोर्स ही बात है, मान लो कि आपके पास एक कॉटन बॉल है, ठीक है, रुई का आपके पास बहुत सारा मतलब रुई प्रेजेंट है, एक तरह से इतनी सारी रुई प्रेजेंट है, ठीक है। अब उस पर आप किसी छोटी छोटी बॉल्स को मारो, वो वापस चली जाएंगी, कुछ आ जाएंगी इस तरीके से, ठीक है, वापस चली जाएंगी, वो पास कर लेंगी। बुलेट का ही अगर हम एग्जाम्पल लें तो वहीं पर अगर मैं उस बॉल में छोटा सा कोई ऐसी हैवी चीज़ रख दूँ तो क्या होगा, आयरन का मान लो मैंने एक और छोटी बॉल रख दी, ठीक है, मान लो ये हमारे पास कॉटन है और कॉटन के बीचों बीच मैंने आयरन की बॉल रख दी, तो क्या होगा, अब यहाँ पर हम जो पार्टिकल्स वगैरह डालेंगे, जो बुलेट वगैरह डालेंगे, यहाँ से तो वो अनडिफ्लेक्टेडली चली जाएगी, लेकिन यहाँ जो इतना सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ से वो वापस उसको 180 डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा। एंड इसी चीज़ को यहाँ समझाते हुए कहा गया है कि जब वो किसी चीज़ को हिट करके वापस जा रहा है उसी एंगल पे, मतलब कि वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मास वाली है, काफ़ी ज़्यादा वजन वाली है वो चीज़, और साथ ही साथ क्योंकि वो रिपेल कर रहा है, यानी कि वहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। क्लियर हुआ, तीनों ऑब्जर्वेशंस क्लियर हुई, साथ साथ तीनों कंक्लूजन्स क्लियर हुए। पहला क्या है, बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, खाली जगह प्रेजेंट है। खाली जगह प्रेजेंट क्यों है, कैसे पता लगा, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन को शो करे हमारी गोल्ड फॉइल से निकल गए थे, ठीक है। दूसरे ऑब्जर्वेशन से हमें कंक्लूजन क्या पता लगा कि जो एटम्स है वो बहुत, मतलब जो एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स थे वो काफ़ी कम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे एंगल बना के, और साथ ही साथ तीसरे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो जा रहे थे उसी एंगल पे जब वो वापस आते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और एटम का मास किसी छोटी सी वॉल्यूम में पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है। क्लियर है सभी को? सो ये ऑब्जर्वेशंस सभी जल्दी से रीड करो, ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स, ठीक है। यही है हमारा मेनली रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। सो अगर आपको कोई डाउट है यहाँ पर तो आप वीडियो को रिप्ले कर सकते हो, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये सब डाटा हुआ, ये एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन्स निकले, उन्होंने कुछ अपना दिमाग लगाया, मैथमेटिकली कुछ किया, सो उससे उन्हें पता लगा कि जो न्यूक्लियस होता है ना उसका रेडियस इज अबाउट 10 to the power 5 टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। इतना कम होता है 10 to the power 5 टाइम्स, यानी कि 10 के बाद आप क्या करो, 5 zeros लगा दो। इतने टाइम छोटा, मतलब इतना मल्टीपल होता है एटम का साइज एक न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस क्या है, जहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज और मास हमारे
एटम का कॉन्सेंट्रेटेड है वही पार्ट क्या है आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ठीक है, क्या है न्यूक्लियस। क्लियर है सभी को? जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स पूरी डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे और अगर वो अल्फा पार्टिकल्स इनके पास मान लो किसी किनारे को टच करके गए सो वो इस तरीके से किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है, ओके, क्लियर है। सो 10 to the power 5 टाइम्स इतना छोटा होता है कि जो यहाँ पे एक एनालॉजी दी जाती है कि जो पूरा हमारा मान लो ग्राउंड है, ठीक है, उसमें अगर आप एक फुटबॉल रख दो सो फुटबॉल का साइज जितना होगा ना, ठीक है, मतलब काफ़ी छोटा होता है। हम एक बॉल रख दें पूरे ग्राउंड के बीचों बीच तो उस बॉल का साइज, उस बॉल की वॉल्यूम इन कंपैरिजन टू दैट होल ग्राउंड इज अ परफेक्ट एनालॉजी इफ वी कंपेयर बोथ एटम एंड न्यूक्लियस। क्लियर हुआ सभी को? एटम और न्यूक्लियस की एनालॉजी हम परफेक्टली समझ सकते हैं जब हम एक पूरी ग्राउंड में बीचों बीच एक बॉल रख दें और वो बॉल जितना वॉल्यूम और एरिया साइज वगैरह कवर कर रही होगी उतना ही अप्रॉक्सीमेटली आप समझ सकते हो फॉर न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ओके। On the basis of his experiment, Rutherford put forward the nuclear model of an atom. अब उनके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड जी ने अपना कैसा दिया, एटम का न्यूक्लियर मॉडल दिया जिसमें कुछ फीचर्स थे। फर्स्ट वन इज देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। अब ये इन्होंने जो अपना फीचर दिया था वो कौन से कंक्लूजन के बेसिस पे दिया? थर्ड वाले कंक्लूजन जो हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था उसके बेसिस पे कि सेंटर में ही मोस्ट ऑफ द मास और जो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है एक एटम का वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। उसको इन्होंने नाम दे दिया किसका? न्यूक्लियस का, ठीक है, मतलब हमने क्या कह दिया उसको? न्यूक्लियस कह दिया, ठीक है, ओके। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि ये जो हमारा न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिव चार्ज वाला, साथ ही साथ सर्कुलर पाथ में जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ बनाकर यहाँ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड दिस न्यूक्लियस। क्लियर है? ओके। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इन रिलेशन विद द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस का साइज विद रिस्पेक्ट टू द एटम। सो जो न्यूक्लियस का साइज होता है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, ठीक है। सो पहला क्या था कि जो हमारा मास होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो सभी सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उस न्यूक्लियस के अराउंड, पॉजिटिव चार्ज के अराउंड, और मोस्ट ऑफ द मास जो है उस न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होगा एटम का। और थर्ड पॉइंट है कि जो साइज होगा न्यूक्लियस का वो काफ़ी छोटा होता है एज कम्पेयर टू द एटम, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें रदरफोर्ड जी ने हमें अभी तक बता दी, उन्होंने बता दिया। अब देखो थॉमसन मॉडल से कंपेयर करके देखो, थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा था, ठीक है, कि मान लो हम वाटरमेलन का एग्जांपल ले रहे हैं। सो ये पूरा जो रेड पार्ट होगा थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग जो पूरा रेड पार्ट है दैट इज व्हाट? दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दैट इज दी पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स हैं। और वहीं पर अगर यहाँ में ब्लैक सीड्स, जो सीड्स होते हैं हमारे वाटरमेलन में, ठीक है, वो जो सीड्स हैं अब वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज को, ठीक है, ये सीड्स के रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है सभी को? ओके। सो यहाँ इन्होंने ये तो बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा, यानी कि ओवरऑल न्यूट्रलिटी बैलेंस रहेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एक एटम पे नहीं होगा, ठीक है, वो आयनिक कंडीशन हो जाती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। लेकिन थॉमसन मॉडल ने हमें बताया कि ऐसा नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से फैला हुआ नहीं होता है, वो एक बीच वाली जगह पे कहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है हमारे एटम के, ठीक है। और इस तरीके से जो है, जस्ट अ सेकेंड, ये मान लो हमारा हो गया पॉजिटिव चार्ज, और इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ये स्टेशनरी थे ना, स्टेशनरी नहीं होते, यहाँ रिवॉल्व करते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरीके से नहीं बल्कि बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है।
सो ये थी अचीवमेंट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, किस तरीके से न्यूक्लियर मॉडल आया, ठीक है, किस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आया, और आई होप एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल, डिफ्लेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, आयंस वगैरह सब आपको क्लियर हो चुका है। सो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, ठीक है। ड्रॉबैक का मतलब है कि इन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, काफ़ी हद तक इनका मॉडल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहा, ठीक है, एक्सेप्टेड रहा, और जो है काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था, अच्छा मॉडल था, लेकिन कुछ कमियां भी थी। द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। अब ये जो रिवॉल्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलर ऑर्बिट्स में वो स्टेबल एक्सपेक्ट नहीं करी जाती। अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में मूवमेंट शो कर रहा है तो हमेशा उसके पास क्या होगी, एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी हम समझेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, बाकी आपने मोशन चैप्टर में भी पढ़ा होगा, ठीक है, ओके। देखो सर्कुलर अगर हम मोशन की बात कर रहे हैं तो हमेशा एक्सेलरेशन क्यों होगी, पहले ये समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन आखिर होता ही क्या है, एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं, बाकी तो आई होप आप सभी ने मोशन चैप्टर में पढ़ा ही होगा। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। व्हाट इज इट, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, यानी कि जो इनिशियली वेलोसिटी थी अब वो फाइनल वेलोसिटी, दोनों में चेंजेस हैं। एंड वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुई है अपॉन में टाइम टेकन, और यहीं पर ये डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या होता है, मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ लिया है, शॉर्टेस्ट पाथ के साथ ही साथ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, पाथ होता है डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, साथ ही साथ यहाँ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, यानी कि कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि डिस्टेंस है कहीं ना कहीं, और डायरेक्शन। सो यहाँ डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है, यानी कि वेलोसिटी में भी डायरेक्शन है, और वेलोसिटी में डायरेक्शन है, सो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब जो डायरेक्शंस वगैरह हैं वो सभी चीज़ें कंसिडर करी जाएंगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, नोट कर सकते हो, ओके। अब देखो यहाँ पर सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा समझते हैं। सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पे, मतलब आप थोड़ा सा भी देखो, ये सर्कल बना लिया हमने, ठीक है, हमारा सर्कल बन चुका है। अब यहाँ आप देख सकते हो, जो हम मान लो ये पोजीशन ले रहे हैं, एक ये पोजीशन ले रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। इन 4 पॉइंट से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर मान लो अपना जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ से वो इस तरीके की डायरेक्शन शो करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ आते आते अब आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रॉन है अब उसकी डायरेक्शन ये हो चुकी है, ठीक है। इस पॉइंट पे आते आते हर पॉइंट पे चेंज हो रही है डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर इस तरीके की है, फिर यहाँ ऐसे हो रही है, ऐसे हो गई, ठीक है, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे, ये क्या है, डायरेक्शंस हैं, देख पा रहे हो। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, और चेंज इन डायरेक्शन है, यानी कि चेंज इन डायरेक्शन को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि चेंज इन क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। सो ये होता है हमारा चेंज इन एक्सेलरेशन। और अगर कोई भी पार्टिकल चेंज इन एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है, सो एक्सेलरेशन के दौरान, मतलब एक्सेलरेशन तो खुद ही चेंज है ना, सो एक्सेलरेशन कहो सर, चेंज मत कहो। सो एक्सेलरेशन के दौरान जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ध्यान रखना, चार्ज पार्टिकल्स, और ये जो हमारा रिवॉल्यूशन शो कर रहा है दैट इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, अ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ओके। सो वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा,
यानी कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, जो रिवॉल्यूशन शो कर रहा है, दैट वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। यानी कि वो एनर्जी लूज करते करते ऐसे एनर्जी लूज करेगा, फिर अपने नीचे वाले शेल में आ जाएगा, फिर एनर्जी लूज करेगा और नीचे आ जाएगा, और नीचे 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 करके फाइनली वो न्यूक्लियस में चला जाएगा। If this was so, the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know. अब एटम्स तो मैटर में होते हैं, और अगर एटम इस तरीके से एनर्जी रेडिएट करता, मान लो यहाँ एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है, यहाँ एनर्जी रिलीज करी, यहाँ करी, इस पॉइंट पे आके यहाँ भी करी, यहाँ भी करी, एनर्जी रिलीज करता गया, फाइनली न्यूक्लियस पे पहुँच गया, और न्यूक्लियस पे पहुँच के फाइनली क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा एटम, यानी कि स्टेबिलिटी नहीं होगी। बट हमारे सराउंडिंग में, अराउंड हमारे जितने भी चीज़ें हैं, मान लो ये है, ठीक है, इस पेन में भी जितने भी एटम्स है दे आर स्टेबल। स्टेबल कैसे है, एनर्जी रेडिएट करके स्टेबल नहीं होते, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हमारा जो मैटर होता है वो कैसा होता है, स्टेबल होता है। सो ये पॉइंट हमारा गलत होगा कि भाई पार्टिकल जो है एनर्जी को रेडिएट करते हैं। मतलब ये तो सही है कि मैटर क्या है, स्टेबल होता है, ठीक है, पर क्यों होता है वो हमें पता है। लेकिन इस रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इन्होंने कहा कि एनर्जी को रेडिएट करेगा, सो एनर्जी रेडिएट करेगा तो स्टेबल नहीं हो सकता ना, ठीक है। सो ये थे हमारे रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक। बिकॉज वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, ठीक है। एटम्स कैसे होते हैं, एटम्स स्टेबल होते हैं, दे आर नॉट अनस्टेबल, ठीक है। सो ये क्या हो गया, हमारे जो रदरफोर्ड मॉडल है उसका ड्रॉबैक हो गया कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन भी शो कर रहा है, चार्ज पार्टिकल भी है, सो एनर्जी रेडिएट करेगा, सो अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन वो तो स्टेबल होता है। सो ड्रॉबैक यही हुआ है हमारे रदरफोर्ड मॉडल का। और बेसिकली इन्होंने कैसा मॉडल दिया था, याद रखना, न्यूक्लियर मॉडल दिया था एक एटम का, ठीक है। सो विद दिस हमारा रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बोहेस मॉडल स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट मॉडल का मतलब है कुछ ये जो ड्रॉबैक्स रहे उनको सही करने की कोशिश करी जाएगी, इस मॉडल में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करी जाएगी बोहर यानी कि नए मॉडल के साथ। सो विद दिस आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। सो अगर आपको कोई डाउट है सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ओके, सो कीप रिवाइजिंग, टेक केयर, थैंक यू।